नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन बी लिम्बू और आप देख रहे हैं अवेयरनेस ज़िंदगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मुद्दा है, टॉपिक से इसके बारे में आप सभी लोगों को मैं सूचित कराना चाह रहा हूं। कृपया इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक्स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव है, परिवर्तन है। भारत सरकार ने जो कि इसे 34 साल बाद इस परिवर्तन को हमें फिर से एक नया सजीव करके लाया है। इस नीति में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आखिर ऐसा क्या बदलाव है, क्या ऐतिहासिक परिवर्तन लाया गया है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आप सभी लोग अच्छे हैं, आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में समय समय परिवर्तन होता ही रहता है। इस परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इस ऐसे ही परिवर्तन में एक शिक्षा का परिवर्तन भी अब आ चुका है। ये 34 ईयर्स बाद एक नया दीप जलाने के लिए नया सिस्टम अब अपना चुके हैं। इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। इसमें ऐसा क्या है, क्या रहेंगे, क्या अब बदलाव किया गया है, तो इसमें हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़माने में जो मैट्रिक सिस्टम था, अब वो नहीं रहेगा। इसके बाद जो हायर सेकेंडरी लेवल का 10+2 सिस्टम था, अब ये भी नहीं रहेगा। इसके बदले में अब आ चुका है 5+3+3+4 का ये नया सिस्टम। आखिर इस सिस्टम में है क्या, ऐसा क्या है जो कि बहुत ही ये ऐतिहासिक सिस्टम कहा जा रहा है। तो इसमें जो पहले का 5 है, ये 5 होता है 3 साल से 8 साल के उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं। इसका जो बीच का एजुकेशन टाइम है, इन्हीं में से हमें एक सिस्टम के द्वारा एजुकेट किया जाएगा, जिसको हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं। इस सिस्टम में किताबी पढ़ाई नहीं होता है। इसमें होगा खेल कूद के जरिए, मनोरंजन के जरिए, एंटरटेनमेंट के जरिए एजुकेट किया जाता है। और इसमें और भी एक नया सिस्टम लाया गया है कि जो एक बैग में उम्र के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब में ज़्यादा बुक्स, सबसे मतलब भारी भारी वजन वाला जो किताबें थे, उन किताबों को अब शॉर्टकट करके एक नया मॉड्यूल करके बनाया गया है, जिसे स्टूडेंट को भारी बैग पीठ में लाद कर लाना नहीं पड़ेगा। तो ये रहा एक नया मॉड्यूल का सिस्टम। और इसमें पढ़ाई का जो एक दबाव रहता है, वो नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइम में बच्चे को जो है खेल कूद में ज़्यादा पसंद रहता है। वो खेल कूद के ज़रिए अगर शिक्षा उनको मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये शिक्षा नीति बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा इसमें। तो ये रहा पहले का 5 ईयर्स का फाउंडेशनल कोर्स। इसके बाद जो है 8 साल से 11 साल के बच्चे, स्टूडेंट, जिसको ये 3 साल का प्रिपरेशनल कोर्स दिया जाता है। उसके बाद का जो है 11 साल से 14 साल के बच्चे को जो 3 साल मिडिल कोर्स दिया जाता है। और उसके बाद जो है 14 साल से 18 साल के उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन दिया जाता है। तो इन्हीं में मैट्रिक और 10+2 इन्हीं में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें मैट्रिक नहीं रहेगा और हाई सेकेंडरी लेवल का 10+2 सिस्टम भी नहीं रहेगा। और हाँ, ये एक मैंडेटरी सिस्टम है इसमें कि क्लास 9 से क्लास 12 तक अब सेमेस्टर सिस्टम चलेगा, जिसमें क्लास मतलब 9 से 12 तक हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता ही रहता है। तो इसी में इन्वॉल्व होके स्टूडेंट को आसानी से क्लास 12 तक, मतलब ये 5+3+3+4 ये कोर्स उन्होंने कर चुके होते हैं। तो 34 साल बाद जो ये सिस्टम लाया है भारत सरकार ने, तो ये सिस्टम को हैंडलिंग करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। एक कमेटी को चेयरमैन रहा है हमारा इसरो का साइंटिस्ट, जो कि बहुत ही अनुभव है, अनुभव भरा साइंटिस्ट है, जिसको डॉक्टर
के कस्तूरीरंगन कमेटी भी कहते हैं। इस कमेटी के जरिए ये नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। तो इसमें ये 2019 का 31 मई में ही भारत सरकार ने इसे प्रस्ताव पारित किया था। अब 29 जुलाई 2020 में इसे मंजूरी दे दी गई है। तो अब ये लागू होने जा रहा है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये सिस्टम बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये जो 5+3+3+4 का सिस्टम है, इसमें क्लास 5 का स्टूडेंट के लिए जो है लैंग्वेज का फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, जिसमें इंग्लिश ही सिखाना चाहिए, इंग्लिश भाषा में ही बोलना चाहिए, ये कोई बाउंड नहीं रहेगा। क्योंकि उस लेवल का क्लास 5 का स्टूडेंट के जो एक माइंड सेट होता है, उसमें लैंग्वेज का कोई बाधा ना आए, इसीलिए इसे लैंग्वेज का फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जिसमें कि मातृभाषा के हिसाब में मातृभाषा से भी इसे समझा सकते हैं, और अगर कोई लोकल लैंग्वेज से ये समझ सकते हैं तो लोकल लैंग्वेज के जरिए भी इसे समझा सकते हैं। तो ये रहा एक लैंग्वेज का फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने ये सिस्टम को अपना कर वो लोग सक्सेस हो चुके हैं। तो इंडिया में भी अब ये सिस्टम यूज़ करने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो क्लास 6 का जो सिस्टम है, क्लास 6 में क्या होता है, क्लास 6 से ही कंप्यूटर में बहुत ही वास्ट नॉलेज इसमें दिया जाता है। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए कोडिंग का सिस्टम, कोडिंग करके अब चाइना ने बहुत से देश को बहुत से पहले ही आगे बढ़ा चुके हैं। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स से अब कोडिंग का सिस्टम चालू हो रहा है हमारे इंडिया में भी। मुझे तो लगता है ये चाइना को बहुत जल्दी ये मात दे देगा। तो इसके ज़रिए बहुत ही ऐसे सिस्टम लाया गया है जो कि मिडिल टाइम में ही, मिडिल एक लेवल में ही, मिडिल कोर्स में ही बहुत सिस्टम में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही करके 5+3+3+4 सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसमें ये टोटली टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, या टोटली ऑनलाइन सिस्टम होगा, क्योंकि ज़माना ऑनलाइन का है, टेक्नोलॉजी का है। तो ये ज़माने के साथ साथ इस सिस्टम को भी चेंज किया गया है। तो इसमें नेक्स्ट रहेगा डिग्री कोर्स। और डिग्री कोर्स में क्या होता है, ये जो पहले हमारे सिस्टम में था 3 इयर्स डिग्री कोर्स, अब ये रहा 4 इयर्स डिग्री कोर्स। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये है कि फर्स्ट ईयर पहले साल पढ़ाई करके किसी स्टूडेंट ने अगर छोड़ भी दिया तो उसे भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरी ईयर्स 2 इयर्स पढ़ाई करके अगर किसी स्टूडेंट ने छोड़ भी दिया तो उसे भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर 3 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो उसे डिग्री कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर किसी ने 4 साल पढ़ाई करके क्लियर किया तो उसे रिसर्च के साथ सर्टिफिकेट उन्हें मिलता है। तो ये रहा एक नया बदलाव। और भी इसमें जो है 5+3+3+4 का सिस्टम है, इसमें क्या होता है, स्ट्रीम का कोई बाधा नहीं है। मतलब अब इसमें स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि पहले के ज़माने में सिस्टम में क्या था, पहले का शिक्षा नीति में क्या था, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो वो आर्ट्स या कॉमर्स दो सिस्टम में ये अगर पढ़ाई करने चाहते हैं तो कर सकते थे। लेकिन आर्ट्स का जो स्टूडेंट था वो साइंस का सिस्टम, साइंस का स्ट्रीम वो पढ़ाई कर नहीं पाते थे, और कॉमर्स भी पढ़ाई कर नहीं पाते थे। अब लेकिन ये सिस्टम नहीं रहा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स कर सकते हैं, आर्ट्स का साइंस भी पढ़ सकते हैं, और कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। और साइंस का स्टूडेंट कोई म्यूज़िक हो या कोई वोकेशनल कोर्स जो भी हो वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई बैरियर नहीं है। तो ये रहा बहुत ही बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के साथ और भी ऐसे बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें अपने ज़माने के मद्देनज़र रखते हुए इसे मॉड्यूल को चेंज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये रहा स्टूडेंट का एक सिस्टम, इसके साथ साथ टीचर लेवल का सिस्टम भी कैसा चेंज होना पड़ेगा, इसके बारे में भी इस शिक्षा नीति में बताया गया है। तो टीचर के लिए भी इसे एक सिस्टम बनाया गया है। टीचर को भी टोटली ऑनलाइन नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगले आने वाले दिनों में
टीचर भी टोटली ऑनलाइन नॉलेजेबल वो होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा टीचर जैसा सिस्टम वैसा ही स्टूडेंट इसमें बनाने की एक प्रक्रिया बनाया है, जो कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। तो इसमें और भी एक सिस्टम, ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है, इसे नाम दिया गया है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट दिया है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मल्टीपल एग्जिट में वो एग्जिट कर भी सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। मतलब 1 साल पढ़ाई करके जा भी सकते हैं और फिर वो आकर फिर से पढ़ाई वहीं से शुरू भी कर सकते हैं। तो इसमें रहा ये टोटली ऑनलाइन कोर्स होते हैं, इसको हम ABC प्रोग्राम कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। इसे टोटली डाटा रहता है, इसमें ऑनलाइन डाटा सेविंग करके रखते हैं। जैसे कि पहले 1 साल पढ़ाई करके उन्होंने छोड़ दिया, उसका डाटा जो था ये ऑनलाइन सिस्टम में डाटा सेव रहते हैं। डाटा लॉकर के ज़रिए उसका डाटा सेव रहते हैं। जब भी कोई वो स्टूडेंट आके पढ़ाई करेंगे तो वहीं से फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आखिर में भारत सरकार ने ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे कि GDP का 6% शिक्षा विभाग में यूज़ करेंगे। ये भी एक बहुत ही अहम सिद्धांत है, क्योंकि GDP का 6% अगर यूज़ करेंगे तो जैसे सिस्टम, जैसे नीति, शिक्षा नीति बनाया गया है, इस नीति को टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए जो 6% होता है, अगर सही तरह से 100% इसे यूटिलाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से ये तो सफल ही रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वाकई लगता है कि जी हाँ, हमें इस वीडियो के ज़रिए बहुत ही शिक्षा मिला है, ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको नॉलेजेबल अवेयरनेस कराना वो मेरा जिम्मेदारी है। और आप मुझे इसे लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें ये सिस्टम में सुधार लाना क्या ज़रूरी है, या कुछ अगर आपको सुझाव परामर्श देना है तो कमेंट करके दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर और भी मज़ेदार टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।